हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ जानकारी आपको हर चैप्टर से मिलेगी और आपको इनमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो आज का जो चैप्टर है वो है स्थिर विद्युत। चैप्टर 18 है, क्लास 7 की ये साइंस की बुक है SCERT की, जो कि यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है। और आने वाले सुपर टेट हो या जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप यूपी टेट की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स लेकर आया है यूपी टेट 2021 को लेकर, जो कि जनवरी 25 से स्टार्ट हो रहा है और 6 मार्च तक ये चलेगा। इसके बाद भी काफ़ी सारे यूपी टेट के कोर्स आपके लिए आते रहेंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। आप कोई भी ढील ना दें, जल्द ही शासनादेश भी मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो जल्द ही होगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर सीटेट में भी अप्लाई किया है तो फाइनल मैराथन सीरीज़ चल रही है, ये बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक ये मैराथन क्लासेस चलेंगी, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपको सीटेट की तैयारी करवाएंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर कोई भी फ्री लाइव क्लास लेते हैं, उसके लिए आपको रेफरल कोड या अनलॉक कोड देना होता है, जिसमें आपको क्या लिखना है, प्रतीक्षा टेट लिखना है, PRATIKSHATET। प्रतीक्षा टेट लिखने से सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको फ़ायदा होगा और आपका जो कोर्स है वो आपको बहुत कम चार्जेस में पड़ेगा। यानी कि अगर आप 6 महीने का कोई कोर्स लेते हैं तो वो आपको 4800 का पड़ता है, जो कि पर मंथ में 800 का हो जाता है। अगर आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे तो आपको 10% का यानी कि 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और वो आपको कोर्स पड़ेगा 720 रुपये पर महीने के हिसाब से, जिसमें आप 6 महीने के अंदर जितने भी टेट के कोर्सेज होंगे उन सभी को पढ़ सकते हैं। आपको बार बार भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बैच कोर्स के लिए। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। तो यहाँ हम इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन यहाँ दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि सूखे बालों को कंघे से संवारने के बाद यदि हम कंघे को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाते हैं तो टुकड़े जो है कंघे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि कंघे से आपके चिपकने लग जाते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक के स्केल को भी रगड़कर आप कागज़ों के टुकड़ों के समीप लाने पर कागज़ के टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं और ऐसा बालों से रगड़ने पर कंघे या स्केल में एक विशेष गुण आने का कारण होता है। इसी इकाई में हम घर्षण या रगड़ने से वस्तुओं में आए एक विशेष गुण का अध्ययन करेंगे। जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इसी गुण को वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थित रहता है अर्थात गति नहीं करता, स्थिर विद्युत आवेश कहलाया जाता है। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स ध्यान देंगे। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने बताया कि विभिन्न वस्तुओं में परस्पर घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। किसने बताया है? इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने। ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह पाया कि एम्बर की छड़ पक्षियों के छोटे छोटे परों, तिनकों तथा सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस गुण को विद्युत कहा गया। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः थेल्स ने इस शक्ति का नाम इलेक्ट्रॉनिक रखा, यानी कि विद्युत रखा। यहाँ आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण का क्रियाकलाप दे रखा है, तो आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो हम फोकस उन चीज़ों पर कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं।
यहाँ आवेशों का प्रकार दिया है। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने कांच पर उत्पन्न आवेश को कांचाप और एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को रेजिनी नाम दिया था। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण इस प्रकार किया था। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है और अंबर को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर अंबर अथवा एबोनाइट में उत्पन्न आवेश ऋणात्मक या ऋण आवेश कहलाता है। आवेशों का यह नामकरण ही वर्तमान में प्रचलित है और उक्त क्रियाकलापों तथा अन्य विभिन्न प्रयोगों द्वारा स्पष्ट होता है कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हम जो बैटरीज होती हैं जिनमें आप देखोगे एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है, और जब भी हम किसी जगह पर वो बैटरी या सेल का प्रयोग करते हैं तो एक सेल को उल्टा लगाते हैं और एक सेल को सीधा, यानी कि एक साइड आवेश धनात्मक की होती है और दूसरी साइड ऋणात्मक की होती है। यहाँ अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण। पिछले क्रियाकलापों में आपने देखा किसी वस्तु या छड़ को आवेशित करने के लिए घर्षण एक क्रिया है और घर्षण द्वारा वस्तुएं आवेशित होती हैं। देन जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। यहाँ पढ़ेंगे साधारण विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो हमें किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में बतलाता है। इसमें धातु यानी कि पीतल की एक छड़ के निचले सिरे पर तांबा, पीतल अथवा सोने की बारीक पन्नी लगी होती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु की एक वृत्ताकार चकती लगी होती है। सुरक्षा के लिए छड़ के अधिकांश भाग और पन्नी को कांच के जार में बंद कर दिया जाता है। विद्युतदर्शी की चकती को जब हम किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो उसके दोनों पत्रों पर चालन की विधि से समान प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। अतः पत्र प्रतिकर्षित होकर फैल जाते हैं और विद्युतदर्शी को स्पर्श करने वाली वस्तु पर जितना अधिक आवेश होता है पत्र भी उतना ही अधिक ये आप देखोगे ये फैल जाते हैं। यदि विद्युतदर्शी पत्र अनावेशित हो तो वे एक दूसरे के समांतर लटकते रहते हैं। सुचालक, विद्युत चालक व कुचालक विद्युतरोधी वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं और वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। यदि यह प्रयोग धातु के तार के स्थान पर अगर प्लास्टिक, रबर, लकड़ी या थर्माकोल से करें तो अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसी कारण यह प्लास्टिक, रबर, लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। तो लकड़ी, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं जो विद्युत को प्रवाहित नहीं करती हैं उन्हें हम विद्युत रोधी कहेंगे। इसके अलावा लोहे की चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ जिससे विद्युत प्रवाहित हो जाता है उसको हम विद्युत चालक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आकाशीय विद्युत के बारे में। वर्षा काल में हम अक्सर आकाश में बिजली को चमकते हुए देखते हैं। बादलों की गर्जना भी सुनते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि वर्षा के समय कभी कभी किसी मकान पर या किसी पेड़ पर बिजली गिर गई है। तो आकाशीय बिजली का सर्वप्रथम अध्ययन सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। हवाओं और बादलों में घर्षण के कारण बादल आवेशित हो जाते हैं और सामान्य रूप से ऊपरी बादल धन आवेशित और कुछ नीचे स्थित बादल ऋण आवेशित हो जाते हैं। तो ये प्लस माइनस का ही खेल है सब कुछ। ये नम बादल विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ऊपरी बादल और कुछ नीचे स्थित बादलों के बीच में वायु उपस्थित रहती है और यह वायु नम हो जाने से सुचालक हो जाती है। अतः आवेशित बादलों के मध्य इस नम वायु में से होकर तीव्र वेग से आवेश प्रवाहित होने लगता है और इस घटना को वायु में विद्युत विसर्जन कहते हैं, यानी कि बिजली का चमकना।
यह विद्युत विसर्जन ही तीव्र प्रकाश की आड़ी टेढ़ी रेखा के रूप में दिखाई देता है, जिसे सामान्य भाषा में हम बिजली चमकना यानी कि तड़ित दमक कहते हैं। यह आकाशीय विद्युत है। तड़ित आघात यानी कि बिजली का आघात। कभी कभी बादलों का आवेश पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। पृथ्वी में आवेश का यह विसर्जन अत्यंत अल्प समय यानी कि लगभग 0.1 सेकंड में हो जाता है। विसर्जन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इस विद्युत ऊष्मा से वायु का ताप एकाएक अत्यधिक बढ़ जाता है और बढ़े हुए ताप के कारण वायु का प्रसार होता है। प्रसार की अवधि में वायु के कण तीव्रता से कंपन करते हैं, जिसके कारण मेघ गर्जन की ध्वनि उत्पन्न होती है और तड़ित चमक के स्थान पर ताप 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कभी कभी जब कोई बादल किसी ऊंची मीनार या भवन के ऊपर से गुजरता है तो उस मीनार की छत पर प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस कारण से बादलों और छत के मध्य विद्युत विसर्जन हो जाता है। बादलों का आवेश जब किसी पेड़ आदि से होकर पृथ्वी में जाता है तो पेड़ में उच्च विद्युत प्रवाहित होती है और यह विद्युत बहुत उच्च ताप उत्पन्न करती है, जिससे पेड़ आदि जल जाते हैं और इन घटनाओं को तड़ित आघात यानी कि बिजली का गिरना कहते हैं। तड़ित आघात से काफ़ी हानियां भी होती हैं, जैसे भवन पेड़ आदि पर घातक प्रभाव पड़ता है। विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। वही लाभ भी होते हैं कि तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन से ऑक्साइड बनाती है और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति तभी बढ़ेगी जब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होगी। तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाली घातक विकिरण, जो कि सूर्य से आने वाली घातक विकिरण है UVC, उनकी से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट कौन कौन सी होती हैं, A, B और C 3 किरण आती हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है वो होती है C, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और अगर ये पृथ्वी पर आएगी तो इससे काफ़ी सारी स्किन डिसीज़ेज़, बीमारियां ये सब हो जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट जो C है, UV किरण C है, उसको रोकती है ओजोन लेयर पृथ्वी पर आने से। नेक्स्ट, तड़ित चालक। तड़ित आघात से बचने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम तड़ित चालक कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे भवन जो होते हैं वहाँ पर सबसे ऊपर त्रिशूल के आकार में कोई भी पत्ती लगा दी जाती है, जो त्रिशूल आकार में होती है। कोई डंडा सा होता है और उस पर एक त्रिशूल के आकार का या फिर एक पत्ती जैसे आकार का, लीफ जैसे आकार का कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? पत्ती का जो ऊपरी सिरा होता है त्रिशूल के आकार का होता है और इस त्रिशूल के सिरे नुकीले होते हैं। यह त्रिशूल भवन के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है। पत्ती का पृथ्वी के अंदर वाला सिरा और दूसरा जो भाग है वो पृथ्वी के अंदर वाले सिरे, मतलब पृथ्वी के अंदर तक जा रहा होता है और धातु की एक प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ये कैसे कार्य करता है? आवेशित बादल ऊंचे भवन पर बिजली गिरने के कारण बन सकते हैं और इन ऊंचे भवनों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है। बादलों का आवेश तड़ित चालक में से होकर सीधे पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है, जिससे कि भवन पर वो बिजली नहीं गिरती है और भवनों की सुरक्षा हो जाती है। विद्युत धारा। जब किसी चालक से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है और इसका फॉर्मूला है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या सीखा हमने? वस्तुओं को रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। रगड़ने यानी कि घर्षण से वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को घर्षण विद्युत ऊर्जा कहते हैं।
समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेशन का सही पहचान प्रतिकर्षण द्वारा होता है। आवेशन की 3 विधियां हैं, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन विधि। जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित हो सकता है वे विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता वे विद्युत रोधी या कुचालक कहलाए जाते हैं। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। बादलों में विद्युत विसर्जन के कारण आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। त्वरित आघात से यानी कि बिजली गिरने से बचने के लिए त्वरित चालक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा या लकड़ी का टुकड़ा? तो सही आंसर इधर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी का टुकड़ा। एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर क्या होगा? एबोनाइट पर धनावेश, फलालेन पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, या एबोनाइट पर ऋणावेश तथा फलालेन पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर एबोनाइट पर ऋण आवेश होगा और फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों, ना तो आकर्षण बल और ना ही प्रतिकर्षण। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होता है। नेक्स्ट, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। त्वरित चालक बनाया जाता है, तो त्वरित चालक जो कि हमने कहा त्रिशूल के आकार का होता है या पत्ती के आकार का होता है, वह होता है तांबे से बना हुआ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 चैप्टर रह गए और उसके बाद हमारी ये 7 की बुक भी एंड हो जाएगी, जिसके बाद हम 8th क्लास की साइंस की ओर बढ़ेंगे। और काफ़ी सारी अभी SCERT की बुक्स हैं जो अभी हमें पढ़नी बाकी हैं, जिसके साथ साथ ज्योग्राफी की बुक है और पॉलिटी की बुक है। तो काफ़ी सारी ऐसी बुक हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पढ़नी भी हैं। EVS की बुक है, हिंदी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है और पढ़नी भी चाहिए, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। बहुत छोटी छोटी बातें आपको इनसे पता चलेंगी।